हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट टू। दोस्तों, आज है, जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपके लिए हिंदी का करंट अफेयर का सेशन लेके आए हैं, जो कि आपके लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एमपी पीसीएस सबके लिए, जिसमें भी ऑल ओवर एग्जाम में हिंदी आती है, वो सभी इसमें कवरअप करवाऊंगी। तो दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि आपको वीक में 2 दिन आपके हिंदी को दिया करूँगी, और बाकी सुबह आपको करंट अफेयर की मिल जाती है, और 2 दिन आपकी हिस्ट्री, और 2 दिन आपकी पॉलिटिकल, और 2 दिन आपकी ज्योग्राफी। ऐसे ऐसे करके डिवाइड करके आपकी चल जाएगी। अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, तो ताकि मैं भी, अब लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक के पैसे नहीं मिलते, लेकिन हाँ, मोटिवेशन मिल जाता है कि आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राकृत का पाणिनि किसको कहा गया है। जो प्राकृत का जो पाणिनि है दोस्तों, वो कहा गया है हेमचंद्र को। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर खस अपभ्रंश की बात करें हम, तो ये जो खस अपभ्रंश है, इससे हमारी पहाड़ी हिंदी भाषा निकलती है, तो ये आपको याद रखना है। और पैसाची की बात करें तो पैसाची अपभ्रंश, तो इससे लहदा और पंजाबी 2 भाषाएं निकलती है, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन में कि प्राचंड अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है। तो प्राचंड अपभ्रंश से जो भाषा निकली है दोस्तों, वो निकली है आपकी सिंधी। तो सिंधी निकली है। तो ये आप इसमें कोई सी भी, इसमें यानी कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आपको लिखना है सिंधी। तो सिंधी निकली है। तो ये आपको याद रखना है कि सिंधी निकली है, सिंधी और हिंदी। तो ये आपको याद रखना है प्राचीन अपभ्रंश से। नेक्स्ट देखेंगे कि प्राचीन हिंदी का जो कार्यकाल है वो क्या है। जो प्राचीन हिंदी का जो कार्यकाल रहा है, वो दोस्तों रहा है आपका 1100 से 1400 ईस्वी तक। तो ये आपका प्राचीन हिंदी का कार्यकाल रहा है। अगर आप बात करें कि 1800 की, तो ये आपका मध्यकालीन हिंदी का कार्यकाल रहा है। और 1800 की बात करें तो 1800 से आधुनिक हिंदी का काल रहा है, 1800 से अब तक, यानी 1800 जो काल था आधुनिक हिंदी का, वो अब तक चल रहा है। तो ये आपको याद रखना है। और प्राचीन हिंदी का कार्यकाल है आपका 1100 से 1400। ये वीडियो के पेपर में आता, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सौर सैनी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सौर सैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां का निर्माण हुआ है। जो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, वो कौन कौन सी बोलियों का आविष्कार निर्माण हुआ है या आविष्कार हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इससे जो आविष्कार हुआ है सौर सैनी से, वो हुआ है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में भी आपकी बोलियां आ जाती हैं कब कब है, यानी कब कब है, ये भी याद कर सकते हो। यानी के से खड़ी बोली, बी से आपकी ब्रजभाषा, के से आपकी कनौजी, और बी से आपकी आपकी ये भोजपुरी। तो ये आपकी आ जाती है पश्चिमी हिंदी। तो आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लौकिक संस्कृत का व्याकरण किसे कहा गया है। तो दोस्तों, लौकिक जो संस्कृत का जो व्याकरण है, वो कहा गया है पाणिनि को। तो पाणिनि को इसका लौकिक संस्कृत का व्याकरण कहा गया है। अब यह अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आदि जननी किसको कहा गया है। आदि जननी जो कहा गया है, वो कहा गया है संस्कृत को। तो ये आपको याद रखना है। अगर अदर ऑप्शन से डिस्कस करें तो पाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो पाली के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पाली में गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम कि सल्तनत मुगल काल की जो भाषा फारसी में सै को क्या कहा है। तो सै को वो है बोलते थे, यानी सिंध को वो हिंद बोलते थे। तो ये आपको याद रखना है। और एक और बात रखनी है आपको कि अगर वो दै बोलते थे, यानी अगर वो दै बोलते थे, दै के स्थान पर वो दै प्रयोग करते थे, यानी जैसे सिंध है तो वो दै प्रयोग करते थे, जब भी तो उन्होंने सिंध को हिंद कहा। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, जैन ग्रंथ जिन्हें आगम कहा गया है। जैन ग्रंथों को आगम कहा गया है, भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो जैन धर्म के जो आगम हैं, जिनको आगम कहा गया है, ये लिखे थे दोस्तों प्राकृत भाषा में। तो ये आपको याद रखना है। संस्कृत को आदिजन्य कहा है, मुगल काल की भाषा फारसी
फारसी थी, ये आपको याद रखना है। पाली में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि हिंदी उपभाषा किस अपभ्रंश से निकली है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी उपभाषा किस उपभ्रंश से निकली है। तो दोस्तों ये निकली है शौरसेनी अपभ्रंश से। तो ये आपको याद रखना है। संस्कृत को आदि जननी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और फारसी आपकी मुगल काल की भाषा थी दरबारी, और पाली में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हम कि हिंदी शब्द का उदय किस शब्द से हुआ है। तो हिंदी जो शब्द का उदय है वो दोस्तों हुआ है आपका, इससे आपको याद रखना है कि हिंदी का जो उदय है वो हुआ फारसी से। फारसी लोग सिंध उन्होंने सिंध कहा, सिंध से फिर हिंद, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि संस्कृत में बदलाव कौन सी भाषा का उदय है। जो संस्कृत में जो बदलाव है वो कौन सी भाषा का उदय है, ये आपको याद रखना है। तो संस्कृत में जो बदलाव हुआ है वो पाली से फिर प्राकृत, फिर देश भाषा, यानी ये तीनों हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि गौतम बुद्ध 500 ईसा पूर्व किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो जो वो गौतम बुद्ध जो प्रयोग करते थे वो करते थे पाली भाषा का, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है। जो राजस्थानी हिंदी है वो दोस्तों निकली है शौरसेनी अपभ्रंश से। तो राजस्थानी हिंदी भी आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, तो ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र आ जाता है, तो महाराष्ट्र से आपकी मराठी भाषा निकली है। खस की बात करें तो खस से आपकी पहाड़ी हिंदी निकली है, यानी कुमाऊनी, ये गढ़वाली, ये भाषा निकली है, तो ये आपको याद रखना है। प्राचंड की बात करें तो प्राचंड से आपकी सिंधी और हिंदी निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं। तो दोस्तों जो हिंदी की जो बोलियां आती है वो आती है आपकी पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आपकी आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि बोलियों में कि एक वो क्वेश्चन ऊपर लगा कि मध्यकालीन हिंदी का जो समय है वो क्या था। तो मध्यकालीन हिंदी का अभी हमने समय देखा था कि 1400 से 1800, तो ये आपको याद रखना है। और आधुनिक का अभी है 1800 से अब तक, तो ये आपको याद रखना है। और 1100 की बात करें तो 1100 से 1400 ये प्राचीन हिंदी का कार्यकाल है। अब आगे देख लेते हैं किस भाषा को बुद्ध का वचन कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये पाली भाषा को इजीली भी है और मोस्ट भी है। और आगे देख लेते हैं कि प्राकृत भाषा द्वितीय का समय माना जाता है। जो प्राकृत भाषा है उसका द्वितीय का समय माना जाता है, ये आपको याद रखना है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृत भाषा में का जो द्वितीय काल है वो माना जाता है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाता है। तो ये जो हो जाता है ये होता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अपभ्रंश के कितने प्रकार होते हैं। तो अपभ्रंश के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये जो अपभ्रंश के जो प्रकार हैं वो हो जाते हैं दोस्तों 7 प्रकार। तो अपभ्रंश के 7 प्रकार होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपभ्रंश के कितने प्रकार है। तो अपभ्रंश के 7 प्रकार हैं। अब आगे देखेंगे हम क्वेश्चन कि आगे देखेंगे कि सिंध भाषा के अपभ्रंश को कहा जाता है। तो सिंध जो भाषा का जो अपभ्रंश है उसको जो कहा गया है वो क्या कहा गया है। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आपके एग्जाम में भी देखने को मिला है कि सिंध का जो कहा गया है उसको क्या कहा गया है, क्या कहा जाता है। तो इसको जो ब्राचंड कहा गया है, यानी सिंध की भाषा के अपभ्रंश को कहा गया है ब्राचंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहारी हिंदी से किस भाषा का जन्म हुआ है। तो बिहारी हिंदी से जो जन्म हुआ है वो भोजपुरी, मैथिली और मगधी, ये तीनों भाषा का हुआ है, और पंजाबी का नहीं हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आज के क्वेश्चन हो गए हैं आपके 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें
और आगे भी मैं आपको इसी तरीके से कल और क्वेश्चन कराऊंगी आपको हिंदी के। तो दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए यहीं तक ही। थैंक यू सो मच।